Hello friends, welcome to Career Hunt with Jivan. I hope you all are well. So today I have bring a special topic regarding the remote voting machine, about which the Election Commission of India have thought to introduce from the next general elections. तो ये रिमोट वोटिंग मशीन क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम आप आज। रिमोट वोटिंग मशीन का मतलब कि वो वोटिंग मशीन जो कि उनके लिए वो लोग उसका यूज़ करेंगे जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर होंगे उस समय जब इलेक्शन चल रहा होगा, उनके लिए ये मशीन यूज़ की जाएगी। ये सेम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बेस पे ही काम करेगा, बट इसमें थोड़ी सी कुछ इसके सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, जिसके बेस पे यदि कोई भी वोटर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर किसी भी काम से है या कोई वर्किंग के लिए कोई लेबर इन्फोर्समेंट में कहीं अपना काम कर रहा है, तो वो बंदा जो है कि इस रिमोट वोटिंग मशीन के द्वारा अपने क्षेत्र के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट्स को वोट दे सकता है। उसको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसका जो वोटिंग राइट्स है वो भी सुरक्षित रहेगा। वो अपने वोटिंग से भी वंचित नहीं हो पाएगा, उसके पसंदीदा मेंबर्स को वो वोट भी दे पाएगा, साथ में वो वहाँ जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ से उसको आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिमोट वोटिंग मशीन सिस्टम को लॉन्च करने के बारे में प्लानिंग कर रहा है। अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिर रिमोट वोटिंग मशीन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जो हमारे जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का डेटा है वो भी बता रहा है, लेटेस्ट डेटा उसके अकॉर्डिंग जो है नियर अबाउट 45 करोड़ लोग हैं जो माइग्रेंट वर्कर के रूप में इंडिया में हैं। मतलब वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने होम डिस्ट्रिक्ट, अपने लोकेशंस, अपने घर से दूर रह के काम कर रहे हैं इस समय। नियर अबाउट 37% पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन यदि इस डेमोक्रेसी में इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो सोचिए कि फिर एक फेयर डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहाँ हो पाया। इलेक्शन फेयर तभी होगा जब जितने भी ऑथराइज मेंबर्स हैं, वोटर्स हैं, वो सारे अपने अपने वोट को कॉस्ट करें, वोट को दें, तभी तो एक फेयर इलेक्शन हो पाएगा। बट यहाँ पे चूँकि अपनी रोज़ी रोटी और अपनी आजीविका को कमाने के लिए आम इंसान प्रायोरिटी अपनी रोज़ी रोटी पे देगा, तो जाहिर सी बात है उनके जिनके यहाँ उनके होम स्टेट में जॉब नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, उनको बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो उनकी प्रायोरिटी है कि वो अपने परिवार को अपना रोजी रोटी किस तरह से मेंटेन करते हैं। बट द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ दैट दे मस्ट हैव टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ फॉर दोज टू इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस, टू इन्वॉल्व इन द इलेक्शंस फॉर वोटिंग। दिस शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन द डेमोक्रेसी। क्योंकि दोनों की अपनी ज़रूरतें हैं। गवर्नमेंट को भी डेमोक्रेसी मेंटेन करना है, डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन कराने हैं, तो उनको भी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, और आम नागरिक को भी अपने परिवार को चलाना है, तो उनको भी जो है कि अपना रोज़ी रोटी के लिए घर को छोड़ना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस रिमोट वोटिंग मशीन सिस्टम को लॉन्च करने के बारे में सोचा। अभी रिमोट वोटिंग मशीन लॉन्च करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने आप डिसीजन नहीं ले लेगा कि हाँ अभी इस साल से इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 2024 जनरल इलेक्शन से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इसके लिए भी उसको जो है कि ऑल पार्टीज से कंसिडरेशंस करना पड़ेगा, सभी पार्टियों से सलाह मशवरा करके ही वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने 16 जनवरी का डेट फिक्स किया है दिल्ली में। 16 जनवरी को ऑल पार्टी मीटिंग्स होगी, इसमें कि
हमारे 8 नेशनल पार्टीज़ हैं इंडिया के अंदर वो, और 57 जो स्टेट पार्टीज़ हैं वो, सारों को इनवाइट किया गया है। वहाँ पे बैठ के डिस्कशन किया जाएगा इसके ऊपर, और वहीं पे जो इसके टेक्नीशियन है इस रिमोट वोटिंग मशीन के, वो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन करके लोगों को दिखाएंगे, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी उनके जो मेंबर्स होंगे उनको दिखाया जाएगा कि वो किस बेस पे काम करता है, इसका प्रोसेस क्या है, फंक्शनिंग क्या है इस मशीन का, उसके बारे में भी डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा। और कोई क्वेश्चन इसमें रेज होती है उन लोगों की तरफ से तो उसके सलूशन के लिए भी इसमें प्रावधान दिया गया है। उसका प्रावधान ये है कि ये मीटिंग के बाद जो है 31 जनवरी तक का टाइम दिया जाएगा सारी पार्टीज़ को, और ओपन कर दिया जाएगा। इट विल बी ओपन ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट फॉर द जनरल व्यूज़ ऑफ द all the peoples of the country, all the citizens of the country, to take their general views over this particular new system which are going to be introduced in our election system। तो इसमें जनरल सबका व्यूज़ लिया जाएगा, सबके फीडबैक लिए जाएंगे कि इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यदि होना चाहिए तो जिस बेस पे चल रहा है ठीक है, आप कोई सुझाव है तो उसके आधार पे जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो करेगी। फिर उसके बाद जो है फाइनलाइज होगा, इसका अपना फाइनलाइजेशन करके इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा अगले जनरल इलेक्शन से। तो इसमें ये फंक्शन कैसे करेगा, इसका भी एक वो प्रोसेस मोरलेस आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन है उसके बेस पे ही होगा। इसमें जो आपका सॉफ्टवेयर होगा उसमें कुछ डेटा आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोड होंगे। जैसे कि जब आप जाओगे, जो भी एक माइग्रेंट वर्कर होगा जब अपने जहाँ पे वो काम कर रहा होगा वहाँ पे इलेक्शन बूथ होगा, उस बूथ पे जाएगा तो वहाँ पे एक आरवीएम रखा रहेगा, रिमोट वोटिंग मशीन रहेगा। तो वो कुछ क्राइटेरिया होगा वहाँ पे अभी जो कि गवर्नमेंट को फिक्स करने हैं इसके ऊपर। अभी यहाँ पे फिर वो जाएगा इलेक्शन के लिए, अपना वोट देने के लिए, तो वहाँ पे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्लिक करेगा। फिर अब वहाँ पे उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी डिस्प्ले हो जाएगी। फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका जो कैंडिडेट्स होगा उसको डिस्प्ले, उसका सारे कैंडिडेट्स का लिस्ट डिस्प्ले होगा। फिर जो अपने कंसर्निंग कैंडिडेट्स है उसको जो उसके ऊपर वो क्लिक करके अपना वोट अपने कैंडिडेट को दे सकता है। तो वो डायरेक्ट जो है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के उस कैंडिडेट के लिए वोट फिक्स हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। अभी ये रिमोट वोटिंग मशीन लॉन्च करने के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोच रही है, बट इसका एक जो कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो कुछ एक चीज़ हैं, पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को काम करने की ज़रूरत है। बिना उसके थोड़ी सी इसकी जो कि इम्पार्शियलिटी के ऊपर एक डाउट्स रहेगा। वो ये है कि अभी डुप्लीकेशन ना हो, कैंडिडेट्स का कोई भी जो वोटर्स है वो डुप्लीकेट वोट ना डाल सके, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लोग वोट डाल रहे हैं और वहाँ पे भी उसका वोट डाल रहा है, और फेक वोटिंग ना हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को काम करना पड़ेगा कि इसमें किस तरह से इस चीज़ को चेक किया जाएगा ताकि इस तरह का डुप्लीकेशन ना हो, फेयर हो और सिंगल वोटिंग हो। एक वोटर एक ही बार वोट दे, चाहे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट दे, चाहे वहाँ भी यदि आरएमवी में दे रहा है तो आरवीएम में तो वहाँ पे दे। दूसरा है कि अभी इसमें एक और चीज़ डिफाइन करना है कि इसमें माइग्रेंट वर्कर्स या माइग्रेंट सिटीजन्स किसको घोषित किया जाए, इसको डिफाइन करना बाकी है अभी। What should be the definition of migrant workers or migrant citizens in this particular case? This is the matter of questions. This is the question on which Election Commission of India have to think about and have to define very broadly and very precise way so that there should not be any violations of the elections under RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग जो है कि किसी भी रूल्स का वायलेशन ना हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि इसका डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया जाए कि
कौन बंदा माइग्रेंट वर्कर है और कौन बंदा माइग्रेंट वर्कर की कैटेगरी में नहीं आता है, ताकि जो है इलेक्शन के बाद इसके ऊपर डिस्प्यूट्स ना हुए। नहीं तो यदि इसको डिफाइन नहीं किया जाएगा तो इलेक्शन के बाद जो है कि तरह तरह की पार्टियों का तरह तरह ऑब्लिगेशंस ऑब्जेक्शंस होगा, और उसको फिर किल करने के लिए और उसको दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई रेमेडीज नहीं होगा। सो इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु विल बी द माइग्रेंट वर्कर हियर इन दिस केस। ये भी एक अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है या टास्क है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कि इसको डिफाइन करना। तो ये दो मेन पॉइंट्स था कि माइग्रेंट वर्कर का डेफिनेशंस एंड द डुप्लीकेशन और फ्रॉजरी शुड नॉट बी टेकन प्लेस इन दिस रिमोट वोटिंग मशीन सिस्टम। तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, ये सब चीज़ें रेक्टिफाई हो जाएंगी और लोगों के फीडबैक वगैरह आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर देगा। तो इससे आप देखोगे कि आगे जो इलेक्शंस होंगे जनरल इलेक्शन 2024 उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा सिटीजन्स का इलेक्शंस में। इसके पीछे मोटिवेशन क्या था इस रिमोट वोटिंग मशीन को लाने के पीछे, ये भी एक फैक्ट है यहाँ पे। एक्चुअल में जब जनरल इलेक्शन 2029 हुआ था तो उसमें नियरली 67%, ओनली 67% पॉपुलेशन ऑफ द country adult franchises who have been entitled as for adult franchises had casted their votes। तो केवल 67% लोगों ने वोट डाले थे 2019 के जनरल इलेक्शन में, जो कि एक बैड साइन है हमारी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के लिए, जहाँ पे कि 34% लोग वंचित रह जा रहे हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करने से। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था, इतना बड़ा जो लाइकिंग है जो कि नहीं वोट दे पाए, वो है उनका माइग्रेंट वर्कर्स, जो लोग माइग्रेट कर जा रहे हैं अपनी अपनी लोकेलिटी से, वो इसका रीज़न था। तो इन सब चीज़ों के ऊपर एनालिसिस करने के बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोचा कि कुछ ऐसा प्रोविजंस, कुछ ऐसा न्यू सिस्टम इंक्लूड किया जाए इस वोटिंग सिस्टम के अंदर, सो दैट all the persons should be included in the election fair, you can say here। जैसा कि पहले भी जो NRI वोटिंग्स के लिए इन्होंने इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वोटिंग, और जो डिफेंस पर्सनल्स या गवर्नमेंट जॉब्स जो कि आउट ऑफ होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए व्यवस्था किया गया था, उसी तर्ज पे अभी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी रिमोट वोटिंग मशीन की सिस्टम को लॉन्च करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट रिमोट वोटिंग मशीन क्या है, अभी इसके ऊपर क्या चल रहा है, और गवर्नमेंट इसके अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके ऊपर क्या कर रही है। सो अभी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए, सुनने के लिए और देखने के लिए आप लोग कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ इनको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नया वीडियो बने वो आप लोगों के पास टाइम से पहुंच जाए और आपको नई जानकारी मिलती रहे। टिल देन टेक केयर, अपने सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू।